हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू 10th लेवल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 10th लेवल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कई तरह के हैं, लेकिन हमें अकॉर्डिंग टू 10th लेवल 5 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन के बारे में सिर्फ यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड फिफ्थ रेडॉक्स रिएक्शन। एक एक करके हम बात करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पॉइंट की का डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल हम उठाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन यदि हम बात करें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेम से क्लियर है, कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है भाई? जोड़ना। तो जाहिर सी बात है, एक से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ दिया जाए तो वो सिंगल नजर आएगा। तो वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है, यानी टू और मोर सब्सटेंसेस क्लियर है यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यानी टू और मोर यार यूनाइट होकर क्या बनाते हैं? सिंगल सब्सटेंस। देन तो यानी यहां पर टू और मोर सब्सटेंसेस unite to form single substance। सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे भाई, क्लियर। तो हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के बहुत सारे एग्जांपल हैं, बहुत सिंपल सिंपल। जस्ट लाइक एक मैं बात करता हूं यार, हाइड्रोजन, क्लियर, ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O बनाया। तो जाहिर सी बात है यहाँ हमारा क्या भाई, दो सब्सटेंस यूनाइट होकर एक सिंगल बना रहे हैं, क्लियर। तो जाहिर दिस इज अ कॉम्बिनेशन। आप बैलेंस लिख सकते हो, क्लियर है। बैलेंस करने के लिए आपको मालूम भाई हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन इधर भी 2 होना चाहिए। बार बार कहा कि बैलेंस करने के लिए फॉर्मूले में हम कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, सिर्फ फ्रंट में ना सुटेबल डिजिट को लिख सकते हैं। यानी 2H2 कर दिया तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन जैसे ही 2 आगे लिखा, हाइड्रोजन हमारा क्या है, 2 पहले से ही था, 2 का मल्टीप्लीकेशन हुआ 4 हो गया, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया। तो इसमें हमें हम लिख लेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जांपल और भी है, जस्ट लाइक Na प्लस Cl2 NaCl बैलेंस कर लेंगे, एक्सेट्रा। बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो फिलहाल हम अपने मेन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट की बात करते हैं। मैंने कहा कि हर रिएक्शन में कुछ कॉन्सेप्चुअल पॉइंट को डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो मेन एक हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल है CO प्लस H2O गिव्स राइज CaOH twice, COH twice, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारा क्या भाई, कैल्शियम ऑक्साइड है या क्विकलाइम इसको हम लिख सकते हैं। वाटर से रिएक्शन हुआ, ये क्या बना भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या दिस इज कॉल्ड स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम, क्लियर। तो ये और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है, तो यहाँ हीट भी हम लिख सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है भाई, क्लियर। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को मेनली हम क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, इसका डेली लाइफ यूज है। और हमने कहा कि किसी भी स्टडी में हम डेली लाइफ के जो कंपोनेंट्स हैं या डेली लाइफ में यूज होने वाले प्रोसेस हैं उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं भाई। तो क्विक लाइम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और साथ में हीट रिलीज होती है, क्लियर। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, जो बनता है, यही यूज किया जाता है फॉर व्हाइट वॉशिंग। किसके लिए भाई? फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, क्लियर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि सिंपली कह सकते हो आजकल डिस्टेम्पर, इमल्शन, बहुत सारे तरह के केमिकल्स यूज होते हैं, लेकिन जो पहले के जमाने की हम बात कर रहे हैं कि जनरली घर में सफेदी लोग कराते थे चूने से, क्लियर है। तो चूने लेकर आते थे, क्लियर है, सॉलिड फॉर्म में, और उसको पानी में डिजोल्व कर देते हैं।
तो एक घोल तैयार होता था, दैट इज अ स्लेंट लाइन, क्लियर, और इसी को व्हाइट वॉशिंग यानी इसी से सफेदी करते थे, क्लियर। तो एक चीज देखा भी होगा कि यदि चूना कहीं पर लगा हुआ है या गाँव में जो है चूने से सफेदी की गई है तो चूना बहुत तेज क्या करता है भाई, झड़ता है, या सिंपली कह सकते हो उस पर उसके सहारे खड़े हो जाओ या टच करके खड़े हो जाओ तो पूरी बॉडी पर, हाथ पर लग जाता है, क्लियर। ये चीजें ऑब्जर्व किया होगा। लेकिन एक ठीक है, ये चूना यदि लगता है तो मैंने कहा कि उससे टच किया तो बॉडी पर लग जाएगा, हाथ पर लग जाएगी, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन वही यदि लगा हुआ चूना यानी ये जो व्हाइट वॉशिंग की गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, क्लियर है, ये 3-4 दिनों बाद यदि हम उसी को टच करें या उसके सहारे खड़े हो जाएं तो हमारे बॉडी पर या हैंड पर नहीं लगता और उसकी सरफेस यार हार्ड और शाइनी हो जाती है। यानी शुरुआत में जब चूना लगाया जाता है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लगाया जाता है तो वो हार्ड और शाइनी नहीं होता, वो एक सिंपली रफ दिखता है, क्लियर, और वो बहुत तेजी से झड़ता है। लेकिन कुछ दिनों बाद यार वो हार्ड और शाइनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो आखिर में क्या हो जाता है कि शुरुआत में झड़ता है, 2-3 दिनों बाद यार हार्ड और शाइनी सरफेस क्रिएट कर लेता है। तो एक्चुअल में जो यही हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हमने क्या किया भाई, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया है, ठीक है। ये धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके एक हार्ड और शाइनी, क्लियर है, केमिकल तैयार कर लेता है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। यानी आफ्टर फ्यू डेज क्या होने वाला है भाई, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए तो कर दिया, क्लियर। फिर यार मैं लिख दे रहा हूं आफ्टर फ्यू डेज, यानी क्या होने वाला है, आफ्टर फ्यू डेज क्या होगा भाई, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने ले रखा है ये नेचर के CO2 से रिएक्ट करता है और बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट N+ वाटर, क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो ये हमारा बन रहा है CaCO3, यही हमारा क्या भाई हार्ड और शाइनी मटेरियल है। ये कैल्शियम कार्बोनेट, अब ऐसा समझ रहे हो जो मार्बल होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है। एग, अंडे के ऊपर जो ये शेल होता है, कवच होती है हार्ड व्हाइट कलर की, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही है भाई। तो कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा मटेरियल है जो हार्ड होता है और शाइनी अपीयरेंस देता है। तो सिंपली कैल्शियम यानी शुरुआत में जब हम लगाते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और पानी है भाई, पानी तो उड़ ही जाएगा धीरे धीरे, तो इसी कारण हार्ड और शाइनी अपीयरेंस आता है, क्लियर है। तो जिस मटेरियल को हम पानी में डिजोल्व करते हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड था, जिससे व्हाइट वॉशिंग करते हैं जिस मटेरियल है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कुछ दिनों बाद ये चेंज होकर क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये कॉम्बिनेशन का। नाउ कम टू द नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा जल्दी हम चलेंगे क्योंकि हमारा टारगेट है कि सारी चीजों को क्या है एक शॉर्ट टाइम में कवर कर लिया जाए। तो नाउ नेक्स्ट आते हैं डीकम्पोजिशन, सेकेंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड आते हैं भाई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन जस्ट अपोजिट है कॉम्बिनेशन का, यानी कॉम्बिनेशन में 2 या मोर मटेरियल्स मिलकर यार सब्सटेंसेस मिलकर एक सिंगल बना रहे थे, इसमें एक सिंगल यार स्प्लिट होगा क्या चीज, 2 और मोर में, क्लियर है, एक सिंगल स्प्लिट होगा क्या भाई, 2 और मोर में। तो सिंगल सब्सटेंस मैं लिख नहीं रहा हूं डेफिनेशन, आप लोग लिख लीजिएगा, यानी इन दिस रिएक्शन अ सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, क्लियर है। एक एग्जांपल हम ये ले लें, एग्जांपल CaCO3 और हीट, दिस इज अ साइन ऑफ हीट, डेल्टा इसको रीड करेंगे, ठीक है। यदि हीट हम अप्लाई करते हैं तो ये स्प्लिट होकर क्या बनाता है भाई, CO प्लस CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको तो जाहिर से एक सिंगल सब्सटेंस लिया, हीट दिया, स्प्लिट हो गया 2 और मोर में,
तो एक चीज दिमाग में रखना भाई, कोई भी चीज तोड़नी है एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लगभग जितने होते हैं डिकम्पोजिशन, क्लियर है, ये एनर्जी की नीड इसमें होती है, एनर्जी दिया जाता है। क्लियर है? और एनर्जी जिसमें रिएक्शन में दिया जाता है दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? यहाँ एरो पर यदि मैंने डेल्टा साइन लिखा है, हीट साइन, इसका मतलब हीट दी जा रही है। क्लियर है? यदि हीट बनती तो मैं यहाँ लिखता प्लस हीट। क्लियर है? तो कुछ रिएक्शन में हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, कुछ रिएक्शन में हीट दी जाती है, मतलब एनर्जी दी जाती है दैट इज एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन दिमाग में रखना, कोई भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। क्लियर है? यदि वो डिकम्पोजिशन हो रहा है यानी ब्रेक हो रहा है तो वहां एनर्जी यूज हो रही होगी, तो दैट इज द एंडोथर्मिक। क्लियर? और इसके पहले हमने कॉम्बिनेशन देखा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक। मतलब कॉम्बिनेशन जब भी होता है हीट रिलीज होती है। मेजॉरिटी मैंने बोला हर समय मतलब नहीं होगा ऐसा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शंस कॉम्बिनेशन के एक्सोथर्मिक होंगे। तो यहां पर क्या है भाई, ये डिकम्पोजिशन हो गया, यानी सिंगल सब्सटेंस टू और मोर में स्प्लिट हो गया। अब हम बात करते हैं ये स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग जो है क्लियर है हमारी, ये कई एनर्जी तो देना है तभी स्प्लिटिंग होगी। तो एनर्जी के कई सारे फॉर्म है, मतलब एनर्जी देकर स्प्लिटिंग हम करा सकते हैं, मैंने बोला। लेकिन एनर्जी के कई सारे फॉर्म है। क्या भाई? हीट एनर्जी भी है, लाइट एनर्जी भी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी है। तो बेसिकली इन तीनों एनर्जी का यूज करके हम डिकम्पोजिशन कराते हैं। तो वही यदि मैंने हीट यूज किया है देन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कॉल्ड, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के फर्दर कुछ टाइप्स हैं। क्लियर? पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्लियर? दूसरा वही इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, मतलब या दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस आप बोल सकते हो, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। एंड नेक्स्ट आते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर? तो ये चीज है। तो यानी सिंपली मैंने कहा कि डिकम्पोजिशन के वर्क के लिए क्या भाई एनर्जी देनी है, वो एनर्जी कहाँ किस तरह के सोर्स से दे रहे हैं उसके बेसिस पर अलग अलग कैटेगरी बनाई जाए। जैसे पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा इलेक्ट्रिकल, तीसरा फोटो डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन की बात करते हैं, नेम से क्लियर, थर्म मींस हीट होता है, यानी ऐसा डिकम्पोजिशन जो हमारा क्या भाई हीट के कारण हो रहा हो, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन। तो ये ऊपर वाला क्या है भाई, इसका एक एग्जाम्पल है ऊपर वाला। क्लियर? थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। क्लियर? इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करके डिकम्पोजिशन कराया है। फोटो डिकम्पोजिशन यानी लाइट देकर डिकम्पोजिशन कराया है। ठीक है? तो फोटो डिकम्पोजिशन अभी हम बात करेंगे, पहले इलेक्ट्रिकल को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है भाई। क्लियर? तो जस्ट लाइक यदि मैं बात करूं कि यहां पर NaCl मैंने ले लिया और इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? यदि मैंने सॉलिड NaCl किस फॉर्म में होता है सॉलिड, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं तो डिकम्पोज, मैंने कहा कि उस एनर्जी का वो डिकम्पोज कर सकता है भाई। लेकिन एक चीज है कि ये सॉलिड फॉर्म यदि हमने लिया है, क्लियर है, और एक सॉल्ट है, तो सॉल्ट में सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती। और एक चीज और है कि जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यदि कोई हमारा सॉल्ट है, ध्यान देना वायर में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है सॉलिड फॉर्म में, वायर की बात अलग है। कोई केमिकल सॉलिड फॉर्म में है, क्लियर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होगी, दिमाग में रखना भाई। ठीक है? बेसिकली सॉल्ट या तो इसको किस फॉर्म में है, इसको लिक्विड फॉर्म में लेना पड़ता है हमें, यानी इसको मेल्ट करना पड़ता है NaCl को।
तब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। क्लियर? तो NaCl को मोल्टेन फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में लिया, इलेक्ट्रिसिटी पास की। अब इसमें सिंपली कह सकते हो Na अलग हो जाता है, Cl2 अलग हो जाता है। तो ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग है। बैलेंस मैंने कहा कर सकते हो, यहाँ Na एक है, यहाँ Na एक है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl एक है। मैंने कहा फॉर्मूले कुछ नहीं कर सकते, यहाँ 2 करना पड़ेगा, 2 किया तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये चीजें यानी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन हमारा हो गया। ओके, तो नाउ वन मोर थिंग, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन यदि हमने किया, क्लियर, तो इसमें एक पोर्शन पॉजिटिव होगा यदि कोई भी केमिकल हम लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज दिमाग में रखना, उस केमिकल में एक हमारा क्या है, बेसिकली जो सॉल्ट्स होते हैं उसमें एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव। तो फिलहाल आप लोग अब इस लेवल में नहीं पढ़ोगे कौन सा ऐसा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव, वैसे थोड़ा बहुत जानते होंगे। मेटल जो होता है वो पॉजिटिव पार्ट बनाता है, नॉन मेटल नेगेटिव पार्ट बनाता है। क्लियर? वैसे भी आपको नहीं से यदि बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन है इस बारे में, तो एक चीज, कोई केमिकल है उसका पहला वाला कंपोनेंट जो होगा वो पॉजिटिव पार्ट होगा, दूसरा वाला कंपोनेंट नेगेटिव पार्ट होगा। 2 कंपोनेंट दिखाई दे रहे हैं भाई, क्लियर है? सॉल्ट में तो यही पहला वाला पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला नेगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस यदि हम करा रहे हैं, थोड़ा सा इसको मैं इधर लेके एक्सप्लेन कर रहा हूं। इलेक्ट्रोलिसिस यदि हम करा रहे हैं, ठीक है, और हमने लिया NaCl, तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमें भाई 2 रॉड डालनी पड़ेगी, ठीक है, और एक को पॉजिटिव एंड से और एक को नेगेटिव एंड से बैटरी के कनेक्ट करेंगे और प्रोसेसिंग हो। तो बहुत सिंपल सा एक चीज जो देखना है, ये चीज पॉजिटिव वाले एंड को हम क्या बोलते हैं, एनोड, जिससे पॉजिटिव कनेक्शन देते हैं, नेगेटिव वाले को कैथोड। तो NaCl में यार ये Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था। NaCl में क्या था भाई, Na पॉजिटिव था, Cl नेगेटिव था। तो जाहिर से ये पॉजिटिव वाला हिस्सा किस पर जाएगा, नेगेटिव वाले कैथोड पर जाएगा, और Cl माइनस नेगेटिव है तो ये कहाँ आएगा भाई, एनोड पर जाएगा। क्लियर है? बस ये ध्यान देना है कि जो Na यहाँ अलग होगा वो किस पर पॉइंट पर होगा, एट कैथोड। किस पर होगा भाई, एट कैथोड। और Cl2 जो होगा एट एनोड। Cl2 किस पर होगा हमारा, एट एनोड पर जाएगा। ओके, तो ये चीजें हैं। नाउ तो ये ध्यान देना भाई, इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए ये हम सिस्टम लेके चलते हैं। क्लियर है? इनको मतलब जो भी है ऐसा हमारा कंपोनेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करे। क्लियर है? ये जो यहाँ कंपोनेंट लिया जाता है इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, और जो रॉड प्लेस किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देने के लिए इनको इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। एक इलेक्ट्रोड एनोड होता है पॉजिटिव वाला, एक इलेक्ट्रोड कैथोड होता है नेगेटिव वाला। क्लियर? और इस पूरे ऑपरेटर्स को, ठीक है, हम यूज करते हैं वोल्टा मीटर। क्या बोलते हैं भाई, वोल्टा मीटर। क्लियर है? ध्यान देना, वोल्ट मीटर नहीं, वोल्ट मीटर फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स में हमारा वोल्ट मीटर पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ इस सेटअप को हम वोल्टा मीटर कर देते हैं। वोल्टा, वहां वोल्ट मीटर है, ये नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ये। तो थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन माइंड में रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स की इलेक्ट्रोलिसिस हम इजिली करा सकते हैं। नाउ एक नेक्स्ट आते हैं, ये थर्ड वाला जो हमारा था पार्ट, थर्ड क्या था भाई इसमें, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन। क्लियर है? फोटो डिकम्पोजिशन की बात करें, फोटो मतलब लाइट, तो लाइट के कारण डिकम्पोजिशन। तो बहुत सारे केमिकल ऐसे होते हैं जो उस लाइट में रख देने पर वो डिकम्पोज हो जाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल हम बात करते हैं। क्लियर है? AgCl हमने लिया, लाइट दिया या सनलाइट। क्लियर है? सनलाइट आप लिख सकते हो, सनलाइट। क्लियर है? Ag अलग हो जाता है
और Cl2 अलग हो जाता है, ये गैस है, गैस बनकर उड़ जाता है भाई, और ये तो सॉलिड है सिल्वर, सभी को मालूम है। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड लिया, तो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर और क्लोरीन बनके अलग हो जाता है, दैट इज डिकम्पोजिशन। और ये डिकम्पोजिशन किसके कारण हुआ? लाइट के कारण। तो दिस इज द फोटो डिकम्पोजिशन। ओके, तो आप नोट करो, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो हमारे नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की हम बात करते हैं, नेम से क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेस कर देना है, क्लियर है। तो कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड जाहिर सी बात है कई सारे आइटम से मिलकर बना होगा भाई, कोई कंपाउंड हमारा कई सारे आइटम से मिलकर बना होगा, क्लियर है। जैसे मैं एक FeSO4 ही ले रहा हूं, क्लियर। FeSO4 में क्या है भाई? Fe है, S है, O है, डिफरेंट एटम्स हैं, क्लियर है। तो जाहिर से किसी कंपाउंड में कई एटम्स होते हैं, मैंने कहा बताया भी था कि एटम्स को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक एटम एक तरह के एलिमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो किसी कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट आकर या कोई दूसरा एलिमेंट बाहर से आकर किसी कंपाउंड में से किसी एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेम से क्लियर, डिस्प्लेसमेंट। तो कोई बाहर से कोई एक एलिमेंट किसी एलिमेंट को हटाकर उसकी जगह पर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी इफ एनी एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड, if any element of the compound is displaced by another element, clear है, then it is called displacement reaction। यानी किसी कंपाउंड के एलिमेंट को कोई दूसरा एलिमेंट डिस्प्लेस करता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो हम आते हैं इसके एग्जांपल पर भाई, थोड़ा सा एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल हम इसको लेते हैं, इसको समझने के लिए। Fe plus CuSO4 कॉपर सल्फेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। Fe क्या है भाई? आयरन है, और ये क्या है भाई? कॉपर सल्फेट। लेकिन रिएक्शन ध्यान देना, मैंने कहा कि जो केमिकल्स हम लेते हैं वो केमिकल्स या दो केमिकल्स जनरली ड्राई स्टेट में रिएक्शन नहीं कर सकते, या तो दोनों लिक्विड फॉर्म होने चाहिए, या दोनों में से कम एक लिक्विड जरूर होना चाहिए, क्लियर। तो CuSO4 जो हम लेते हैं ये ड्राई सॉल्ट है, नमक की जैसे दिखता है वैसे ही दिखता है भाई, क्लियर है, ठीक है, ब्लू कलर का हमारा होता है। और ये तो इसको एक्वस पानी में डिसॉल्व करके हम यूज करते हैं रिएक्शन कराने के लिए। मैंने कहा कि जनरली लिक्विड फॉर्म में कंपोनेंट्स होने चाहिए, दोनों है तब भी होगा, लेकिन दोनों में से कम एक तो जरूर होना चाहिए, क्लियर। तो ये एक्वस फॉर्म, क्लियर। Fe हमने लिया, CuSO4 लिया, एक्वस फॉर्म लिया, क्लियर, ये सॉलिड है भाई, कहते हैं। तो Fe क्या करता है? कॉपर को यहां से डिस्प्लेस करता है और बना लेता है FeSO4 एक्वस, और प्लस Cu अलग हो जाता है। जैसे कॉपर यदि हमारा हरा है, कॉपर क्या है? सॉलिड है, तो यह FeSO4 बना लेता है और साथ में कॉपर अलग हो जाता है। तो यहां पर Fe ने यार Cu को डिस्प्लेस किया, क्लियर, FeSO4 बना Cu, तो दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्लियर। और एक चीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एक्वस लिखने का मतलब क्या है भाई? वो पानी में पूरी तरह डिसॉल्व है, जो डिसॉल्व नहीं होता उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं, क्लियर है। तो ये पानी में पूरी तरह डिसॉल्व, जैसे नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है वैसे ही है कॉपर सल्फेट पानी में डिसॉल्व है। ये FeSO4, क्लियर है, यहाँ एक्वस लिखा, यानी कि FeSO4 ये भी पानी में डिसॉल्व रहेगा, यानी अलग से दिखेगा नहीं, वो घुला रहेगा पानी में। लेकिन Cu यार सॉलिड है, और जाहिर से अगर कॉपर पानी में डाल दे तो कॉपर पानी में डिसॉल्व होता है, कॉपर का वायर यदि डालते हैं डिसॉल्व हो पाएगा नहीं ना, तो ये हमें दिखेगा भाई, तो क्लियर। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। तो एक चीज और थोड़ा सा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हम बात कर लें कि इस डिस्प्लेसमेंट में ठीक है, जाहिर सी बात है जो एलिमेंट
किसी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है तो जाए मोर रिएक्टिव एलिमेंट ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। मोर रिएक्टिव को ही लेस को डिस्प्लेस, यानी सिंपली जो डिस्प्लेस कर रहा है वो मोर रिएक्टिव है, जो डिस्प्लेस हो रहा है वो लेस रिएक्टिव है। क्लियर है? यानी डिस्प्लेसमेंट में हमेशा मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। भाई जाहिर सी बात है, किसी को अपनी जगह से हटाना है तो हटाने वाले के पास ज्यादा ताकत होनी चाहिए ना, तभी तो उसको सीट से हटा पाएगा। तो इसके पास ज्यादा ताकत होगी तभी कॉपर को हटाकर उस जगह पर बैठ पाएगा। क्लियर है? यानी मोर रिएक्टिव होगा तो क्लियर है? तो ये ठीक है। फिलहाल मैंने इस रिएक्शन में जो कंपोनेंट लिए थे, यहाँ आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ये रिएक्टिव कैसे होगा, मोर कैसे मालूम चलेगा, ये आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल मैं एक कर रहा हूँ, आप लोग एनसीईआरटी के पेज नंबर 112 पर चले जाइएगा। ठीक है, पेज नंबर 112। क्लियर? इसमें एक रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है जिसमें हाईली रिएक्टिव या एटम्स ऊपर दिए हुए हैं, उससे लेस रिएक्टिव नीचे दिए हुए हैं एंड सो ऑन। ये एक सीरीज बनी है जिससे ऊपर वाले हाई रिएक्टिव है, नीचे वाले लेस है उससे। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है, इसको देखकर अपना काम कर लीजिएगा। पेज नंबर 112। ठीक है, फिलहाल हम आगे उसको बात करेंगे कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव कैसे होगा, कौन सा कम कैसे होगा, वो बात की बात है। तो फिलहाल यार यहाँ पर आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यदि लेस रहता तो रिएक्शन होता ही नहीं। वे मत सोचो कि यार कैसे मालूम, तो रिएक्शन यदि हो रहा है तो वो मोर रिएक्टिव है। क्लियर? तो हमें मालूम हो चाहे नहीं, लेकिन यदि रिएक्शन हुआ तो मोर रिएक्टिव कहना है कि हाँ भाई मोर रिएक्टिव है तभी रिएक्शन हुआ। क्लियर? तो एक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हम बात करें, एक इंपॉर्टेंट कलर रिस्पेक्ट की बात करें तो आयरन का कलर कैसा होता है भाई? ग्रे होता है। कॉपर सल्फेट जो होता है ये ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन। क्लियर है? और FeSO को थोड़ा सा ये कलर रिस्पेक्ट माइंड में रखना पड़ेगा। ये क्या होता है? ग्रीन। और कॉपर क्या है भाई? सभी ने देखा होगा, ब्राउन या रेड ब्राउन कह लो, रेड ब्राउन। कॉपर क्या होता है? रेड ब्राउन। तो ये कंडीशन होती है। तो सिंपल सा यदि इस रिएक्शन को इधर देखो जरा, इसको एक्सपेरिमेंटल लेवल पर हम वर्क करें। मैंने कहा कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले लिया। कौन सा सॉल्यूशन ले लिया भाई? CuSO4। क्लियर है? और आयरन नेल को यदि हमने क्या किया भाई, इसमें आयरन नेल रख दिया। क्लियर है? आयरन नेल। तो जाहिर सी बात है शुरुआत में ये हमारा कलर क्या रहेगा? ब्लू कलर का रहेगा भाई। लेकिन आयरन नेल जैसे ही आयरन या कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में आएगा वो क्या बनाने लगेगा? FeSO4। तो ये सॉल्यूशन शुरुआत में ब्लू है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे FeSO4 बनेगा ये ग्रीन होता जाएगा। यानी ब्लू कलर किसमें धीरे धीरे चेंज होगा? ग्रीन में चेंज होगा। और ग्रीन में चेंज होने का मतलब FeSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है। FeSO4 का फॉर्मेशन हो रहा है धीरे धीरे। और यहाँ आयरन हम बात करें तो आयरन के एटम्स, आयरन रॉड पर से यार आयरन की यदि मैंने क्या है एक नेल ले रखी है तो आयरन के एटम्स ही तो जा रहे होंगे कॉपर को हटाने। तो जो कॉपर यहाँ पर हटता है वो कॉपर जनरली यार फिर से आयरन नेल पर आकर, यानी जहां से आयरन के पार्टिकल निकलते हैं, आयरन के एटम्स जनरली कॉपर वहीं पर आके स्टिक कर जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर यार एक तरह से कह सकते हो आयरन नेल के ऊपर क्या है? कॉपर के पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाएगा और आयरन नेल यार जनरली कैसा नजर आएगा? रेड ब्राउन। आयरन नेल क्या है? रेड ब्राउन नजर आएगा। ठीक है? तो ये आयरन नेल के ऊपर किसके एटम्स हैं? कॉपर के। जो कॉपर के एटम्स निकले वो आयरन नेल पर आ जाते हैं। ठीक है? तो इस रिएक्शन में जनरली क्या होगा, जो ऑब्जर्वेशन क्या मिलेगा? शुरुआत में कलर हमारा ब्लू रहेगा, आयरन का कलर कैसा रहेगा? ग्रे रहेगा, यानी सिल्वर कलर रहेगा। फ्रेश आयरन लेना है। लेकिन जैसे रिएक्शन होगा तो ये ब्लू ग्रीन में चेंज हो जाएगा, यानी कॉपर सल्फेट आयरन सल्फेट में चेंज हो रहा है। और जो आयरन है वो ग्रे कलर से, ठीक है, रेड ब्राउन कलर हो जाएगा। क्यों रेड ब्राउन हो जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर के पार्टिकल्स का डिपोजिशन हो जाएगा। क्लियर? तो ये कभी कभी क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है
कि आयरन यार क्यों रेड ब्राउन हो गया, या रिएक्शन हमने कराया तो वाई आयरन बिकम्स रेड ब्राउन। क्लियर है? तो बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ कॉपर ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। ओके, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, और भी बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है? फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है भाई, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट नेम से क्लियर है कि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन 2 पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है? तो 2 पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा या किस सिचुएशन में होता है? जब 2 कंपाउंड या ठीक है या 2 कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस। ठीक है? क्लियर है? इन दिस रिएक्शन 2 compounds react by exchanging their ions. क्लियर? तो एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल मैं लेता हूं, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ये सॉल्ट्स हैं, ये केमिकल्स हैं, और ये लेवल जो हम केमिकल्स लिख रहे हैं ये सॉल्ट फॉर्म के केमिकल्स हैं। सॉल्ट कैटेगरी के आगे आपको पढ़ना है कि सॉल्ट कैटेगरी क्या होती है, और जो सॉल्ट कैटेगरी होती है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो ये भी सॉलिड फॉर्म है। क्लियर है? सॉलिड सब नमक की तरह के पार्टिकल्स हैं, बस माइंड में रखो। क्लियर? जिस तरह नमक होता है। तो ये सॉल्ट्स हैं, सॉलिड स्टेट है, जाहिर से अभी मैंने कहा केमिकल रिएक्शन कराना है तो लिक्विड होना जरूरी है भाई। क्लियर है? तो दोनों को पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं, एक्वस कंडीशन, एक्वस। क्लियर है? जब हम रिएक्शन कराते हैं तो मैंने एक चीज बोला या अभी बताया कुछ देर पहले कि यदि हमारे क्या है भाई सॉल्ट्स हैं तो क्लियर है एक हिस्सा उसमें पॉजिटिव होता है, दूसरा हिस्सा निगेटिव होता है, दूसरा हिस्सा निगेटिव होता है। जैसे सिंपल सा Na2SO4 है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि चलो भाई कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव, तो मैंने उससे बताया कि मेटल पॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स निगेटिव होते हैं। क्लियर? नहीं वो भी समझ में आ रहा है तो पहला पार्ट जो भी है, 2 पार्ट है, पहला पार्ट पॉजिटिव और दूसरा पार्ट निगेटिव। SO4 सल्फेट एक सिंगल एज अ पार्ट बिहेव करता है, तो ये निगेटिव, बी क्या है पॉजिटिव, Cl निगेटिव। क्लियर है? तो पॉजिटिव निगेटिव इस तरह आप डिवाइड कर सकते हो। जनरली ये रूल है कि पॉजिटिव पार्ट किसी फॉर्मूले में हम पहले लिखते हैं, निगेटिव पार्ट को बाद में लिखते हैं। क्लियर? तो ये चीज है भाई। तो यहां पर यदि मैं बात करूं आयंस, क्लियर है? ध्यान देना, कोई भी केमिकल या सॉल्ट कैटेगरी के केमिकल्स में 2 तरह के आयंस होते हैं। क्लियर है? एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। तो यहाँ पर 2 तरह के आयंस हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव यार Na+ है, क्योंकि सोडियम एक पॉजिटिव है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, और SO4 आपने पढ़ा है इस पर 2 नेगेटिव चार्जेस होते हैं। क्लियर है? तो SO4 2- आयन है, यहाँ Na+ आयन है यहाँ, और SO4 2- आयन। क्लियर है? यहां पर भाई Ba2+ Cl-। क्लियर? अब यहां पर एक चीज कंफ्यूजन हो रही है, कैसे यहाँ SO4 2- Na+ डिसाइड किया। तो वैसे आपको मालूम है किसी भी कंपाउंड में ओवरऑल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। न्यूट्रलिटी तभी मेंटेन होगी जब पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे चार्जेस इक्वल होंगे। तो जाहिर सी बात है Na+ यदि हमारा क्या है एक Na के पास 1+ है, तो यहाँ 2 Na है 2+, तो इस वाले के पास भी 2 नेगेटिव होना चाहिए भाई, वही चीज है।
ये मालूम है, चलो भाई Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है 287, पढ़ा होगा। क्लोरीन का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है भाई, 287 है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एक निगेटिव आता है, तो एक निगेटिव यदि क्लोरीन के पास है, क्लियर है, तो 2 क्लोरीन है 2 निगेटिव होगा, तो बगल वाले के पास 2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस तरह हम अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर यार कि ये जो आयंस हैं ये एक्सचेंज होते हैं, क्लियर है, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज जब करना है तो कोई भी एक आयन तुम सेलेक्ट करो, तुम्हारा रिएक्शन बन जाएगा। या तो पॉजिटिव आयन को एक्सचेंज करो या तो नहीं, किसी एक ही को करना है भाई, एक ही टाइप के आयंस को। तो पॉजिटिव को एक्सचेंज करो, यानी पॉजिटिव को यहाँ ले जाओ और मतलब इस वाले पॉजिटिव को और इस वाले पॉजिटिव को यहाँ एक्सचेंज करना है, क्लियर है। तो एक्सचेंज करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ध्यान देना, एक चीज और, फॉर्मूला बार बार जो लिखते हैं बैलेंसी के थ्रू लिखते हैं, और जो चार्ज होते हैं वही बैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बी अब यहाँ पर आएगा तो किससे जुड़ने वाले, SO4 से। यहाँ साइड में लिख लो भाई, BaSO4 है, Ba की वैलेंसी चार्ज 2 है तो वैलेंसी 2, SO4 पर भी चार्ज 2 है, वैलेंसी 2, कैंसिल आउट 1 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BaSO4 बनने वाला है, ठीक है। और इसी तरह NaCl के साथ जुड़ेगा NaCl, यानी BaSO4 प्लस NaCl जो बनता है एक्वस होता है, BaSO4 जो बनता है ये सॉलिड होता है। सॉलिड का मतलब पानी में घुलता नहीं है, और पानी में जो घुलता नहीं है, ठीक है। मैंने बोला कि ऐसे बने हुए कंपाउंड को प्रेसिपिटेट बोलते हैं, डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। तो दिस इज द बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, क्लियर है। तो यहाँ पर देखा गया क्या डबल डिस्प्लेस, यानी सिंपली कह सकते हो Ba ने Na को डिस्प्लेस किया और Na ने Ba को डिस्प्लेस किया, क्लियर है। तो यहाँ दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे हैं भाई, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, एक्सचेंज ऑफ देयर आयंस। तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आयंस की एक्सचेंजिंग कैसे होगी, इसको एक बार आप प्रॉपर देख लीजिए। इसी तरह के और भी रिएक्शंस हैं, आप कंसीडर कर लीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा है लास्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन यदि हम बात करते हैं भाई, तो रिडॉक्स रिएक्शन नेम से क्लियर है कि ऐसा रिएक्शन, इसमें 2 वर्ड है, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन, क्लियर है। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी हो प्लस रिडक्शन प्रोसेस भी, यानी दोज रिएक्शंस in which oxidation as well as reduction both take place simultaneously। ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ चलते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो भाई ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी चलेगा, रिडक्शन भी। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लोग किसको बोलेंगे, रिडक्शन प्रोसेस किसको बोलेंगे, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, क्लियर है। ऑक्सीडेशन की यदि बात करें यार, ये नेम ऑक्सीजन पर है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन मतलब एक तरह सिंपली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन पर दिया गया है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इसका मेन कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अलावा और भी पॉइंट्स हैं जो ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे यार, किसी एलिमेंट में, किसी सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन है, क्लियर है। और यदि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब भी ऑक्सीडेशन,
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी ऑक्सीडेशन है भाई। तो यहाँ हम बात करते हैं एक और चीज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के अलावा जो जनरली आप लोग कोर्स से मिलेगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ही मिलेगा, लेकिन एक मैं बात कर रहा हूँ नॉन मेटल मेटल समझते हो ना भाई, क्लियर है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या नॉन मेटल, नॉन मेटल का किसी का एडिशन हो रहा है तब भी हम क्या बोलेंगे भाई, ऑक्सीडेशन चल रहा है। जैसे नॉन मेटल पड़ा है, क्लोरीन है, सल्फर है एक्सेट्रा, ये भी ऑक्सीडेशन है भाई, क्लियर है, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो या मेटल, किसी मेटल का रिमूवल हो रहा हो तब भी ऑक्सीडेशन है, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पोर्शन मैंने और करके लिखा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूटिलाइज ये आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है, लेकिन माइंड में रख सकते हो रिस्पेक्ट के लिए। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करने के लिए और भी बहुत से इलेक्ट्रॉनिक रिस्पेक्ट है भाई, ऑक्सीडेशन नंबर रिस्पेक्ट है, लेकिन फिलहाल हमको अपने कोर्स में रहना है तो हम सिर्फ उस लेवल की बात करेंगे जो हमारी जरूरत है। तो ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल, क्लियर है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और मेटल, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्लियर। रिडक्शन यदि हम बात करते हैं, रिडक्शन आप खुद से लिख लीजिएगा, रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट, यानी एडिशन के जगह रिमूवल लगा देंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और नॉन मेटल, और यहाँ रिमूवल के जगह क्या वर्ड ले लेंगे, एडिशन, क्लियर है। तो ये चारों वर्ड्स क्लियर हो गए, ठीक है। एक चीज और मैं थोड़ा सा बता दूं, नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है भाई। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करने पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, क्लियर। इसीलिए नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी बोलते हैं। यहाँ पर कई जगह आप लोग मिल जाएगा ये नॉन मेटल के इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। और मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट का वर्ड मिल जाएगा या सेंस मिल जाएगा, नोट करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं, और रिडक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट लिख लेंगे भाई, क्लियर। तो हम बात कर रहे हैं इस रिएक्शन में एक एग्जांपल की, जस्ट लाइक अराउंड Na प्लस ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, बैलेंस नहीं किया, बैलेंस आप कर लेना। तो जाहिर सी बात है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है, ये देख। तो जाहिर सी बात है यानी यहां पर एलोन है भाई, यानी यहां पर एलोन है, और यहां पर यदि प्रोडक्ट में जाते जाते Na के साथ क्या जुड़ गया है, ऑक्सीजन। तो जाहिर सी बात है Na जब प्रोडक्ट बनाया है तो Na के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ऑक्सीडेशन। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी सिंपली कह सकते हो Na से Na2O का बनना ऑक्सीडेशन है भाई, क्लियर। लेकिन वहीं पर यदि बात करें O2 है, O2 यहां पर सिर्फ ऑक्सीजन था, लेकिन ये जब यहां पहुंचा है तो O2 के साथ क्या जुड़ गया है, मेटल जुड़ गया है भाई। एडिशन ऑफ मेटल जरा पर जाओ, एडिशन ऑफ मेटल, ठीक है, वो रिडक्शन में जाएगा। पीछे मैंने कहा डेफिनेशन पहले क्लियर कर लो फिर आगे बढ़ना। एडिशन ऑफ मेटल किसका पार्ट है भाई, रिडक्शन का। तो ये क्या है भाई, रिडक्शन होगा, ये क्या भाई, रिडक्शन होगा। तो हमने कहा कि यार ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही रिएक्शन में मिलेंगे और ऐसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। तो आप यदि सिस्टम के थ्रू जो हमने पढ़ा है उसके थ्रू यदि ऑब्जर्व करो तो यानी हमारा क्या भाई, Na2O बना रहा है, क्लियर। तो मतलब Na यहाँ एलोन है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस, यानी सिंपली Na से Na2O का बनना ऑक्सीडेशन प्रोसेस, O2 से Na2O का बनना भाई रिडक्शन प्रोसेस है, क्लियर। आप कह सकते हैं
ठीक है, एक और हम रिएक्शन ले लेते हैं भाई, एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ज्यादा बेटर होगा ए जो तो आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, मैं ले रहा हूं Cu प्लस H2O, CO प्लस H2 gives rise Cu प्लस H2O। इस रिएक्शन को थोड़ा ऑब्जर्व कर लिया जाए तो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड है, एक एक करके देखना है भाई, क्लियर है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहां पर कॉपर को देखो, क्लियर है। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन था, क्लियर है, बट यहां पर प्रोडक्ट मिलते समय ऑक्सीजन क्या हो चुका है, हट चुका है, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में जाएगा, रिडक्शन में, यानी यहां CuO से Cu का बनना क्या है, रिडक्शन है। अगेन यहां दूसरे कंपोनेंट पर आते हैं, दूसरा कंपोनेंट H2 है, यहां सिर्फ हाइड्रोजन है, लेकिन यहां पर जाते जाते हाइड्रोजन के साथ क्या आ चुका है, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो यहां पर क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन। तो यहां H2 से H2O का बनना क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्लियर, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यहां एक छोटी सी चीज अब हम और बात कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर, या ऑक्सीडेंट या रिड्यूस, यानी यार इससे रिलेटेड दो टर्म और हैं, उनको थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या इसको ऑक्सीडेंट हम बोल सकते हैं, और दूसरा यार रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट। इनकी हम बात कर लेते हैं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट या रिडक्टेंट। तो यार जाहिर सी बात, एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है, पहले हम बात करें एजेंट का मतलब क्या होता है, जो कोई काम कर रहा है, जैसे यार हम वर्ड यूज करते हैं LIC एजेंट, यानी LIC का रहने का जो काम करता है दैट इज द LIC एजेंट, क्लियर, या कोई भी हम एजेंट वर्ड यूज करते हैं, यानी जो उस काम को कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यानी ऐसा कंपोनेंट जो ऑक्सीडेशन कराने का काम कर रहा है, ठीक है, यानी द कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज रिड्यूसिंग। तो यहां पर हम बात करें, जानना इधर एक चीज देखना, जस्ट लाइक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या कंसीडर करो, हाइड्रोजन में क्या हुआ भाई, ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लियर है। इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन क्यों हुआ, पहले ये जरा ध्यान देना, इस हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ क्या, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल गया। ऑक्सीजन किसने सप्लाई किया था यार, इसने ना, इसी के पास तो ऑक्सीजन है, क्लियर है, इसी के पास तो ऑक्सीजन है। यदि ये नहीं रहता, क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिल पाता, H2O बना पाता, नहीं पॉसिबल था। तो यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन तो हुआ, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है, लेकिन इसके ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट कौन है, ये, यानी दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होगा, उसके बगल में कहीं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा जो उसको ऑक्सीजन या जो भी ये रिक्वायरमेंट की चीज है वो सप्लाई दे रहा होगा। तो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है भाई, क्लियर है। अब दूसरे वे को ये रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, रिड्यूसिंग एजेंट जो रिडक्शन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो रिडक्शन पहले किसका हुआ, इसका देखा जाए, रिडक्शन किसका हुआ, इसका हुआ, क्लियर है, इसी का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हुआ, पहले ये देखो, रिडक्शन क्यों हुआ, ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन निकला क्यों यार, इस हाइड्रोजन कारण, हाइड्रोजन ही तो ऑक्सीजन को ट्रैप किया, हाइड्रोजन नहीं रहता तो क्या ऑक्सीजन ट्रैप कर पाता, क्लियर है, सॉरी हाइड्रोजन नहीं रहता तो क्या ऑक्सीजन अलग हो पाता, नहीं। तो रिडक्शन क्यों हुआ भाई, इस हाइड्रोजन के कारण, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को लेकर रिडक्शन कराया, यानी रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट क्या है, H2। यानी सिंपल सा कह सकते हो, दूसरे बहुत सिंपल से वर्ड में,
जिसका रिडक्शन हो रहा है खुद वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है खुद का वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? तो जनरली जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चार चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है? तो मैं यहां पर बात कर ले रहा हूं किसी रिएक्शन के लिए। पहला ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हुआ। किसका ऑक्सीडेशन हुआ भाई? H2 का। रिएक्टेंट साइड से वो कंपोनेंट तुम्हें लेना है भाई, प्रोडक्ट साइड से कुछ नहीं लेना है, प्रोडक्ट साइड से सिर्फ कंपेयर करना है। आखिर में यही तो हमारा रिएक्शन होकर कुछ बना रहा है। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ? H2 का हुआ। ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस्ड सब्सटेंस, रिड्यूस कौन हुआ भाई? CuO हुआ। क्लियर? रिड्यूस कौन हुआ? CuO हुआ। क्लियर? अब मैं पूछू यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मैंने कहा यार जिसका रिडक्शन हुआ है, जो रिड्यूस हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग है। मतलब अपोजिट एजेंट जो हमारा क्या प्रोसेस हो रहा है जिसके साथ, वो अपोजिट एजेंट का वर्क करेगा। यानी रिड्यूस ये हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ऐसा समझ सकते हो। और ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ठीक है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस कौन हुआ? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट CuO। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा भाई? H2। ठीक है? तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरह डिफरेंट रिएक्शंस में हम कर सकते हैं। थोड़ा सा बस केयर करना है, सारी चीजें इजीली रिजल्व हो जाएंगी। तो लगभग ये चैप्टर या सिंपल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्लोज हुए। ठीक है? नेक्स्ट चीजें नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में देखी जाएंगी। ओके, बाय बाय।